हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष चावड़ा एक बार फिर आपके सामने अपने इस यूट्यूब चैनल पे बेटा उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर जो बोर्ड 2023 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उनके बारे में, कौन कौन से टॉपिक में से प्रश्न बनते हैं और किस वैरायटी के बनते हैं। पिछले वीडियो में यह भी बताया था मैंने कि इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 4 मार्क्स का है और इसमें से 2 क्वेश्चन जो होंगे वो पूछे जाते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, और एक क्वेश्चन जो है लार्ज क्वेश्चन रहता है जो 3 मार्क्स का होगा, पर यह भी 1+2 के अंदर डिवाइड होगा। पिछले वीडियो के अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको डिस्कस किए थे, और आज इस वीडियो के अंदर अपन इस चैप्टर को कंप्लीटली 1 शॉट के अंदर कंप्लीट करेंगे। केवल उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड के अंदर क्वेश्चन की फॉर्म में आएंगे। आप इस वीडियो को कंप्लीट शुरू से एंड तक देखें और अपने 4 मार्क्स जो है वो पक्के कर लें। 101% बेटा जो आज का वीडियो होगा इसी वीडियो में से प्रश्न आएगा, और लास्ट में जाते जाते मैं वो 2 सवाल भी बताऊंगा जो आपके मार्क्स को पक्का करेंगे, 101% पक्का करेंगे। तो नेक्स्ट, तो बेटा जो फर्स्ट इस चैप्टर का जो पहला पॉइंट जो बेटा है वो है यूनिट ऑफ चार्ज। 1 नंबर का क्वेश्चन जो बनता है वो ये ऑब्जेक्टिव में कि निम्न में से आवेश का मात्रक है या निम्न में से आवेश का मात्रक नहीं है, ये 2 बनते हैं और इसके सामने 4 ऑप्शन होंगे। तो आपको पता होना चाहिए यूनिट ऑफ चार्ज क्या क्या है। तो यूनिट ऑफ चार्ज में सिंपल सा कूलाम या एम्पीयर इनटू सेकंड भी बोलते हैं अपन, फ्रैंकलिन भी होता है सीजीएस सिस्टम के अंदर, या ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी होता है, परम कूलाम भी होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बेटा फैराडे यूनिट ऑफ चार्ज। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये क्यों? क्योंकि इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और भी आता है, तुम्हारे सामने कई बार आया होगा, फेराड। ये फैराडे, ये फेराड। फेराड जो है यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, धारिता का मात्रक जो होता है वो फेराड होता है। तो यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो निम्न में से आवेश का मात्रक नहीं है, सिंपल सा प्रश्न है, 4 ऑप्शन आपके सामने है और आपको आंसर टिक करना है। तो नो डाउट बेटा फ्रैंकलिन चार्ज की यूनिट है, एम्पीयर इनटू सेकंड भी चार्ज की यूनिट है, ये फैराडे ये भी चार्ज की यूनिट है, बट ये जो है ये फैराड ये जो है धारिता का मात्रक होता है बेटा, आवेश का नहीं। तो आपका जो आंसर जाएगा वो ये। तो सवाल था निम्न में से आवेश का मात्रक नहीं है, तो इस टर्म में, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है निम्न में से आवेश का मात्रक है, तो उसके क्या ऑप्शन होंगे वो चेक करें। तो अगला प्रश्न जो है आपके सामने इस टाइप से में भी आ सकता है, निम्न में से आवेश का मात्रक है, तो उसमें जो ऑप्शन जाएंगे आपके पास में, जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया एम्पीयर इनटू सेकंड, सेकंड ऑप्शन फैराडे, थर्ड ऑप्शन फ्रैंकलिन, और फोर्थ ऑप्शन जो है ऑल। तो नो डाउट बेटा जो आपका आंसर जाएगा ऑल। एम्पीयर इनटू सेकंड भी आवेश का मात्रक है, फैराडे भी आवेश का मात्रक है, फ्रैंकलिन भी आवेश का मात्रक है। स्टूडेंट बच्चा जो होता है वो क्या करता है, पहला ही ऑप्शन देखता है एम्पीयर इनटू सेकंड, टिक करता है, आगे बढ़ जाता है, या पहला ही ऑप्शन आपको मिलेगा कूलाम, तो पहला ऑप्शन देखा बच्चा खुश हो गया और आंसर टिक करके चला जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा जहां पर ऑल आपके पास ऑप्शन आए तो वहां पर तीनों ऑप्शन को देखना जरूरी है। ओके चलें, तो यूनिट ऑफ चार्ज एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है और उसमें आपको केवल और केवल इस चीज के बारे में पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, तो इस चैप्टर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है वो बन सकता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर, आवेश के क्वांटीकरण पे। तो सिंपल सा सवाल क्वांटीकरण पूछा जा सकता है। अगर क्वांटीकरण पूछा जाता है तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट आपको लिखना है, क्या? आवेश का मान सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, अतः आवेश एक क्वांटीकृत भौतिक राशि है।
कंप्लीट बड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं देना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना शॉर्ट में ही नोट करना। हाँ, चार्ज ऑफ क्वांटा की बात करें, आवेश के क्वांटा की बात करें तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होती है और उसका मान आता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये फिक्स है। अब इसी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज रिलेटेड एक फॉर्मूला भी है, Q इज टू प्लस माइनस एनी, प्लस माइनस एनी, और इस फॉर्मूले बेस्ड पर सिंपल सा न्यूमेरिकल बनता है, छोटा सा न्यूमेरिकल बनता है। आने के चांसेस नहीं है, बड़ा न्यूमेरिकल नहीं आएगा, आएगा तो कोई छोटा सा पूछा जा सकता है, तो वो अपन यहाँ देखेंगे कि आपसे क्या पूछ सकता है वो। इस फॉर्मूले पे जो न्यूमेरिकल बनता है उसकी जो फर्स्ट टाइप जो आता है, आपको डायरेक्ट Q की वैल्यू नोन होगी और N की वैल्यू फाइंड करनी हो। सपोज Q इज टू दे रखा है 1 कूलम और N की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कि किसी भी वस्तु को 1 कूलम आवेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, या नेगेटिव चार्ज देना है तो कितने इलेक्ट्रॉन देने होंगे। तो यहां बेटा N की वैल्यू फाइंड करनी है और N के लिए जो आप फॉर्मूला यूज करोगे ये बनेगा Q/E। Q की वैल्यू आपको गिवन है 1 कूलम, E की वैल्यू आपके लिए नोन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब यहां पर ये जो कैलकुलेशन है बेटा आपको डायरेक्ट नोन होनी चाहिए, आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, वहां सॉल्व नहीं करेंगे बेटा, टाइम वेस्ट होता है। तो इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू है वो आएगी बेटा 6.25 इंटू 10⁻18, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, या इसी को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन, 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन। इसी पर बेस्ड 2022 के अंदर जो न्यूमेरिकल आया था, मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था, जिसके अंदर आपको Q नोन था और Q की वैल्यू आई थिंक वैल्यू थी -6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और वहां N की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी थी, N की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी थी। तो यहां पर N की वैल्यू सेम प्रोसेस, सेम तरीका, Q/E करोगे 6.4 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 10⁻⁻19, सिंपलाइज करोगे तो ये आएगा आपके पास 4। इट मीन सिंपल से 4 इलेक्ट्रॉन। अब ऐड करने पड़ेंगे या उसमें से निकालने होंगे, ये कैसे पता चलेगा? तो आप इस चार्ज को देखो, चार्ज की वैल्यू आपको नेगेटिव में दे रखी है, तो नो डाउट उसमें इलेक्ट्रॉन क्या किए गए, ऐड किए गए, तो 4 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ना होगा। ठीक है। अब यहां पर हर बार 1 कूलम आवेश के लिए मान पूछे कोई जरूरी नहीं है बेटा, हो सकता है 1 मिली कूलम पूछ ले, 1 माइक्रो कूलम पूछ ले, 1 नैनो कूलम पूछ ले। तो उस कंडीशन में क्या करना है, तो उस कंडीशन में बेटा ध्यान रखना, क्या सर, क्या ध्यान रखना, जैसे Q आपके लिए है 1 कूलम आपके लिए नोन है, उसके लिए आपको मिलता है 6.25 इंटू 10⁻18। अगर बात करता है Q इज इक्वल टू 1 मिली कूलम, मिली इट मीन 10⁻³ इट मीन इसमें से 3 पावर लेस कर लो, 3 पावर लेस कर दो। अब 18 में से 3 लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, 15। अगर आपको Q देता है 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो इट मीन 10⁻⁻6, तो इसमें से 6 पावर लेस कर लो, 6.25 इंटू 10⁻6 लेस करोगे तो 12। ओके, क्या नहीं सर पिको कूलम दे दिया, 1 पिको कूलम, पिको इट मीन 10⁻12, 18 में से 12 लेस कर लो। जब 18 में से 12 लेस करोगे तो आपके पास आएगा 6.25 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर अगर आपने 1 कूलम के लिए वैल्यू याद कर रखी है, 1 कूलम के लिए वैल्यू अगर आपने याद कर रखी है, तो 1 मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम, जो भी आए उनके लिए आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनता है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये, निम्न में से कौन सा आवेश संभव है। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे और आपको चेक करना होगा इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल है। तो चार्ज पॉसिबल हो उसके लिए जरूरी है कि यहां पर जो n की वैल्यू आइडेंटिफाई करोगे आप, ये n जो आना चाहिए वो इंटीग्रल नंबर आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। अब पूर्णांक आना चाहिए, Q आपके लिए नोन है और
ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 है बेटा, तो आपको क्या करना है, इन सब के अंदर इस वैल्यू को डिवाइड करना है। अब इस वैल्यू को डिवाइड करना है, डिवाइड करने के लिए आप सिंपल सा लॉजिक लगाएं बेटा, क्या कि ये जो ऊपर वैल्यू जो आएगी बेटा वो नो डाउट इससे ग्रेटर होनी चाहिए, इससे ग्रेटर होनी चाहिए। अगर इससे कोई लेस वैल्यू तो वो पॉसिबल नहीं होगी। कि सर कैसे चेक करें ग्रेटर, तो कि सर -19 है, ओके, -20 है, ओहो ये लेस है, ये ग्रेटर है, और ये इक्वल में आ रही है। तो यहां पर अगर आप इस वैल्यू को डिवाइड करोगे तो यहां पर ये पावर से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, और 1.6 से डिवाइड करोगे तो इसके लिए n की वैल्यू जो आएगी वो 4 आएगी। इसके लिए बात करें कैसे 2.8 में 1.6 को डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, इट मींस ये जो है वो पॉइंट्स में आएगा, जो भी वैल्यू आएगी 1 पॉइंट समथिंग बनेगा। और दूसरी बात ये वैल्यू भी 10 पावर -20 है, इट मींस लेस देन दिस वैल्यू, तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। ये देखें, ये इससे कैंसिल आउट होगा 3 टाइम्स, ये 10 पावर -18 और ये 10 पावर -19 ऊपर जाएगा तो +19, ये रहेगा 10 की पावर 1, इट मींस 30, n की वैल्यू आएगी 13। यहां देखें तो यहां पर ये कैंसिल आउट हो गया, ये से सिंपलाइज किया जाए तो अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी, अप्रॉक्स क्या एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी आपके पास n = 8। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बेटा इसके अंदर वो आता है कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के ऊपर जनरली क्वेश्चन नहीं पूछ जाता है, पूछा जाएगा तो 1 मार्क्स का होगा। उसके अंदर आपको केवल और केवल इसका फॉर्मूला नोन होना चाहिए। फॉर्मूले में सदिश रूप या अदिश रूप दोनों पूछ सकते हैं। अपन सदिश रूप देखें, F फैक्टर k Q1 Q2 अपॉन R² R कैप, या इसी फॉर्मूले को डिफरेंट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता है, k Q1 Q2 अपॉन ये R कैप यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब एकांक सदिश जो होता है वो सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। तो इस R कैप को आप ऐसे लिख सकते हो R वेक्टर अपॉन R और ये R² ऑलरेडी था तो ये हो जाएगा R3। ये सदिश रूप। अदिश रूप लिखना हो तो सीधा से लिखोगे F बराबर k Q1 Q2 अपॉन R²। ये केवल और केवल स्थिर और बिंदु आवेश के लिए ही लागू होता है बेटा। नेक्स्ट इसके अंदर 1 मार्क्स में जो है वैल्यू ऑफ k के बारे में डिस्कस किया जा सकता है। वैल्यू ऑफ k कूलम कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैथमेटिकल वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। डायरेक्ट वैल्यू नोट होनी चाहिए आपको। या फिर इसकी डायमेंशन के बारे में पूछा जा सकता है। तो डायमेंशन या तो इससे सिंपलाइज करना सीख जाओ, या डायरेक्ट याद हो तो डायरेक्ट कर लो। कैसा सिंपलाइज करना सीख जाए तो न्यूटन के लिए जो लिखी जाती है m1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर के लिए L2, चार्ज की जो डायमेंशन होती है वो होती है A1 T1 स्क्वायर है, देन A2 T2। सिंपलाइज करोगे तो आपको मिलेगा m1 L3 T की वैल्यू -4, A की वैल्यू -2। तो ये डायमेंशन ऑफ K। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है बेटा वो यहां परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इस पे बनता है बेटा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क्स का वो बनता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे निर्वात की वैद्युशीलता पर, इसकी वैल्यू, इसकी यूनिट और इसकी डायमेंशन बेटा, बस। तो इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻⁻12, यूनिट जो होती है इसकी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो कूलम कांस्टेंट था k की जो यूनिट थी वो थी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, इसका जस्ट रेसिप्रोकल उल्टा होता है बेटा। डायमेंशन अगर देखें तो डायमेंशन भी वही जो k की डायमेंशन थी उसकी रेसिप्रोकल। सर कैसे? तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना इसको आप लिख सकते हो 1/4 पाई k, 4 पाई यूनिट लेस डायमेंशन लेस k। जो भी एप्सिलॉन की डायमेंशन होगी वो k की इनवर्स होगी, जो भी एप्सिलॉन की यूनिट होगी वो k की इनवर्स होगी। तो डायमेंशन भी देखें
डायमेंशन की वैल्यू अभी अपन ने k की वैल्यू लिखी थी, उसी से m-1 l-3 t की पावर 4 a की पावर 2 ये डायमेंशन होगी बेटा, याद कर लेना बेटा, ये आपको बनानी आनी चाहिए, नहीं तो याद कर लेना, एट इट इज 1 मार्क्स का सवाल बन जाता है बेटा। अगला जो क्वेश्चन बनता है बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे बनता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2022 के अंदर पूछा गया था कि माध्यम का पैरावैद्युतांक को परिभाषित कीजिए। तो बेटा माध्यम के पैरावैद्युतांक को परिभाषित करना है तो सिंपल सी बात है, पैरावैद्युतांक जो होता है, रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता, ये निर्वात की निरपेक्ष वैद्युशीलता, इन दोनों का अनुपात होता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन बनती है कि किसी भी माध्यम का पैरावैद्युतांक का मान, किसी भी माध्यम के पैरावैद्युतांक का मान माध्यम के निरपेक्ष वैद्युशीलता मतलब एप्सिलॉन एवं निर्वात की वैद्युशीलता मतलब एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के तुल्य होता है। ये अब यहां पर बच्चा एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट इनकी डायमेंशन यूनिट्स याद कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, पर कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं माध्यम के पैरावैद्युतांक का मात्रक लिखें या विमा लिखें, या एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी की डायमेंशन लिखें बेटा। तो रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो एक प्योर रेशियो है, शुद्ध अनुपात है, तो ये जो वैल्यू होती है वो यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस होगी बेटा, यूनिटलेस और डायमेंशन लेस। तो बेटा ज्यादा खुश ना होना, अगर आपके पास में फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चन आता है एप्सिलॉन दिखता है आपको तो चेक करें पहले वो एप्सिलॉन कौन सा है, एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट है या एप्सिलॉन आर है। अगर एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट है तो यूनिट एंड डायमेंशन आपको बता रखी है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पूछ लिया जाता है तो उस केस में एप्सिलॉन आर जो होगा बेटा यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होगा। तो आंसर देने से पहले एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लें, पढ़ लें कि वो क्या पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि मुझे याद है मैं फटाफट लिख रहा हूं और इसने इसको नहीं इसको पूछ लिया तो गलत हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड सिंपल सा सवाल पूछ सकता है, पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है कि धातु मेटल्स मिश्र धातु या कोई कॉपर दे दे, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, कोई भी मेटल, आयरन है या कोई भी वैद्युत चालक, इनकी जो रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है बेटा वो वैल्यू होती है इनफाइनाइट, अनंत, याद रखना बेटा। जबकि पानी के लिए बात करें तो पानी के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू जो होती है 80 या 81 होती है, तो जनरली 80 लिख दिया जाता है 80। ये पानी की रिलेटिव परमिटिविटी जो है 80 है, मतलब माध्यम का पैरावृतांक, पानी का पैरावृतांक जो है 80 है। पर अगर पूछ ले माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी है बेटा, निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी है, तो निरपेक्ष वैद्युशीलता मतलब एप्सिलॉन के बारे में बात कर रहा है, और एप्सिलॉन जो होगा वो होगा बेटा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है वो 80 है, इट मींस 80 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आएगी। आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर एंड सॉल्व करें। ये तो ये इसमें से सिंपल मैंने कहा एक मार्क्स का क्वेश्चन, चाहे इस पे डायमेंशन यूनिट पूछे या इसकी पूछे या इनमें से इनकी वैल्यू पूछ ले, तो आपको पता होनी चाहिए। ओके, चलें आगे। तो बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। 2021 के अंदर ये सवाल आ चुका है बेटा। तो डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन के अंदर सिंपल सी बात बोलोगे, वैद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित किसी एकांक धनावेश पर लगने वाला, एकांक धनावेश पर लगने वाला वैद्युत बल या कूलाम बल उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E जो होती है वो होती है F/Q। एकांक धनावेश पर लगने वाला जो बल होगा वो कहलाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां पर अगर डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो डायरेक्शन में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स के अकॉर्डिंग होती है बेटा। E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र दिशा जो होती है वो हमेशा वैद्युत बल के अनुदिश होती है, पर किसके लिए? धनावेश के लिए। अगर ऋणावेश आ जाए तो बल की दिशा
विपरीत मानी जाएगी। जिधर वैद्युत बल लगेगा उसके विपरीत, किसके लिए? ऋण आवेश के लिए बेटा, किसके लिए? ऋण आवेश के लिए। यहाँ अब यहाँ और डिस्कस कर सकते हैं इसकी यूनिट के बारे में। यूनिट इसके अकॉर्डिंग देखें तो न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, या फिर एक और होता है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। कि सर ये कहां से ले आए? तो बेटा ये E इक्वल टू होता है माइनस dV अपॉन dr, E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, तो यहां से बन गया वोल्ट पर मीटर। डायमेंशन में न्यूटन के लिए आपको नोन है m1 L1 T-2, कूलम के लिए होता है A1 T1, सिंप्लाइज कर लोगे तो ये आ जाएगा m1 L1 T-3 A-1। ये डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी आ गई। ठीक है, इसमें एक चीज और आपको कॉमनली डायरेक्ट याद होनी चाहिए, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला है बेटा, पॉइंट चार्ज के कारण आएगा। और आगे भी जो अपन टॉपिक देखेंगे, चाहे सॉलिड स्फीयर होगा, ठीक है, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, ठीक है, उनके लिए भी फॉर्मूले इन टर्म्स में बनेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क्स का, वो बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैसे तो डेफिनेशन वगैरह बहुत से पॉइंट्स हैं, पर इनमें से आपको बेटा केवल 3 से 4 पॉइंट है वो आपको पता होने चाहिए। अगर वो चारों पॉइंट आपको पता है तो आपका क्वेश्चन इसमें से नहीं जाने वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर जो क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने आपको बताया, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर खींची गई टेंजेंट, स्पर्श रेखा, जैसे ये टेंजेंट खींच लिया तो ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बताएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है, डायरेक्शन को बताएगा। दूसरा जो पॉइंट मैंने अभी बताया आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो हमेशा मेटल सरफेस के, धात्विक सतह ले लो या चालक सतह के परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है बेटा। अब लंबवत क्यों होती है? क्योंकि चालक सतह जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है बेटा, समविभीय पृष्ठ होता है बेटा, समविभीय पृष्ठ। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर बेटा, परस्पर लंबवत होता है। सपोज ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इसके परपेंडिकुलर जो पॉइंट मिलेगा आपको वो इक्विपोटेंशियल का मिलेगा बेटा, इक्विपोटेंशियल का मिलेगा। ये तीसरा जो पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कभी भी मेटल्स में प्रवेश नहीं करती है, धातु में प्रवेश नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। लास्ट जो पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती है, काटती नहीं है। क्यों? क्योंकि कटान बिंदु पर बेटा 2 स्पर्श रेखाएं प्राप्त होती है, वैद्युत क्षेत्र के 2 मान या 2 दिशाएं प्राप्त होती है, जो कि संभव नहीं है। कि सर कैसे? तो ये देखो, ये सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फर्स्ट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेकंड, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अगर इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग इधर, इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इधर, तो दो वैल्यू। अब एक पॉइंट पे 2 वैल्यू कैसे पॉसिबल बेटा? एक पॉइंट पे 1 मान, एक पॉइंट पे 1 वैल्यू, 2 वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो बस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का, तो इन 4 पॉइंट के अलावा कुछ नहीं बनने वाला। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी कई बार जो बोर्ड में पूछा गया है वो उसकी डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला या उसकी डायमेंशन बेटा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट इस चैप्टर का जो बोर्ड क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट बनता है 1 मार्क्स में, वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स में या तो इसकी डेफिनेशन या इसका फॉर्मूला ये पूछा जाता है। तो डेफिनेशन की बात करें 1 मार्क्स के अंदर, तो आप सिंपल सा स्टेटमेंट ये लिख सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो होती है वैद्युत फ्लक्स कहलाती है या वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। या फिर मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखना चाहे बेटा, मैथमेटिकल डेफिनेशन इट मींस जैसे कोई ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर और ये कोई मैंने पृष्ठ सरफेस इसमें पुट कर लिया, तो इसका एरिया वेक्टर जो है वो सपोज ए वेक्टर ये है,
एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड ई वेक्टर इज थीटा। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या कहूंगा, वैद्युत फ्लक्स का जो गणितीय मान होता है वो वैद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, बिंदु गुणनफल होता है या अदिश गुणनफल होता है। तो सिंपल सा स्टेटमेंट बोलोगे, वैद्युत फ्लक्स का गणितीय मान वैद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल होता है। फॉर्मूला लिखोगे, phi इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर। अगर आपको E और A डायरेक्ट गिवन है तो डॉट प्रोडक्ट करके फ्लक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, पर न्यूमेरिकल नहीं आएगा। यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट इसके लिए लिखते हो आप वोल्ट पर मीटर और ये मीटर स्क्वायर, तो ये बनेगा वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट पर मीटर और ये मीटर स्क्वायर, एक मीटर कैंसिल कर लिया इसलिए वोल्ट इंटू मीटर। सेकंड जो बन सकता है इसके लिए लिखते हैं न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, और एरिया के लिए हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये डायमेंशन 2022 के अंदर पूछा गया बेटा, ये जो है ना ये 2022 के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इनमें इस बार नहीं आएगा। डायमेंशन इसके अकॉर्डिंग बनाए, M1 L3 T -3 A -1। ये कैसा डायरेक्ट कैसे लिख दी, सॉल्व करके बताओ, तो सॉल्व करके देखो। न्यूटन के लिए M1 L1 T -2, चार्ज के लिए A1 T1 और मीटर स्क्वायर के लिए L2। अब सिंप्लाइज कर लो, M1 L1 और L2 L3 T की पावर -3 और A की पावर -1, ये डायमेंशन बन जाएगी M1 L3 T -3 A -1, डायमेंशन ऑफ फ्लक्स। अब यहां एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल फ्लक्स कितना है, तो यहां जब कुल फ्लक्स की बात करता है तो इनकमिंग फ्लक्स आउटगोइंग फ्लक्स दोनों को ऐड किया जाता है, दोनों को ऐड किया जाता है। अब यहां पर अगर समरूप वैद्युत क्षेत्र है तो उससे संबंधित कुल फ्लक्स का मान 0 होगा, अगर उस बंद पृष्ठ में कोई भी आवेश नहीं है। बंद पृष्ठ में अगर आवेश का मान 0 है और उसे समरूप वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उस स्थिति में उसका नेट कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा बेटा। ठीक है, तो बेटा इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो अब आपके सामने आ गया है बेटा, जिसके अंदर 2 पार्ट थे, एक तो गाउसेस लॉ, दूसरा था इलेक्ट्रिक डायपोल। तो फर्स्ट अपन ले रहे हैं गाउसेस लॉ, जिसमें से बेटा 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा बेटा। तो पहला स्टेटमेंट तो आता है बेटा गाउस का नियम लिखो, तो गाउस का नियम लिखो, तो इसमें ये गाउस का नियम, गाउस के नियम के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से, गाउस के नियम के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से, ये बंद पृष्ठ बेटा, किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स का मान, किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स का जो मान होता है, मान जो होता है वो उस बंद पृष्ठ में, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग सिग्मा क्यू, बीजगणितीय योग तथा निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के रेशियो के तुल्य होता है, अनुपात के तुल्य होता है। तो साफ साफ लिखा हुआ है गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से संबंधित, बंद पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है। इसका फॉर्मूला जो है phi = सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या इसको एक डिफरेंट फॉर्म में भी बदल सकते हैं। आप 4 पाई से मल्टीप्लाई करो, 4 पाई से डिवाइड करो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बन जाता है, तो ये के 4 पाई के सिग्मा क्यू। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स जो है मैं बता दूं आपको, अगर किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश का मान 0 है तो उससे संबंधित फ्लक्स भी क्या होगा, 0। जैसे 1 नंबर का सवाल पूछते हैं, एक बंद पृष्ठ में एक डायपोल रखा हुआ है,
2 डाइपोल रखे हुए, 4 डाइपोल रखे हुए, 10 डाइपोल रखे हुए। तो बेटा एक बंद पृष्ठ में चाहे कितने ही इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिए जाए, पर उस बंद पृष्ठ से संबंधित कुल फ्लक्स जो होगा वो हमेशा जीरो होगा, हमेशा जीरो। क्यों? क्योंकि एक डाइपोल का कुल चार्ज जो होता है वो जीरो होता है, प्लस क्यू माइनस क्यू, टोटल चार्ज जीरो। तो किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित अगर कुल आवेश का मान जीरो है तो उससे संबंधित फ्लक्स का मान भी क्या होगा? जीरो होगा बेटा। क्लियर? तो ये गाउस का नियम, 1 नंबर का सवाल, गाउस का नियम। अब इसी पर इसकी एप्लीकेशन पे बेटा 2 मार्क्स का सवाल बनता है, एप्लीकेशन पे 2 मार्क्स का सवाल बनता है। इसकी 3 से 4 एप्लीकेशन है बेटा, वो अपन अभी डिस्कस करेंगे। एक बार मैं इनके एप्लीकेशंस के फॉर्मूले बता देता हूं, उसके बाद में उसको डिटेल में बताता हूं बेटा। तो नेक्स्ट, गाउस लॉ के अनुप्रयोग में अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आता है बेटा 2k लैम्डा अपॉन r, ये 2k लैम्डा अपॉन r डायरेक्ट याद होना चाहिए बेटा। नेक्स्ट है बेटा सेकंड, आवेशित गोलीय कोष मतलब खोखला गोला। इस खोखले गोले के कारण जो बात करें बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E आउट, दूसरा E सरफेस और तीसरा बेटा E इन। E आउट, E सरफेस और E इन। तो E आउट की जो वैल्यू होती है वो वही होती है जो ड्यू टू पॉइंट चार्ज होती है, KQ अपॉन आर स्क्वायर। सरफेस की बात करें तो KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर, ध्यान रखना बेटा। थर्ड, E इन की बात करें तो इसकी वैल्यू जो आती है वो जीरो आती है। अब जीरो क्यों आती है? तो यहां पर क्या है? आवेशित गोलीय कोष, आवेशित गोलीय कोष मतलब खोखला गोला है, और खोखले गोले का मतलब हो गया उस गोले के अंदर द्रव्यमान नहीं तो आवेश नहीं। दूसरी बात एक और ध्यान रखना, अगर गोलीय कोष ना हो, ठोस चालक गोला हो, तब भी E इनका मान जीरो रहेगा, क्योंकि धातु को जब भी आवेश देते हैं वो आवेश केवल सरफेस पे रहता है। ठीक है, ये पॉइंट। अब इसी में इसका ग्राफ भी देखें, सिंपल सा, R और E, अंदर E की वैल्यू जीरो है, सेंटर पॉइंट से सरफेस तक, ये सरफेस मान लिया, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, सरफेस तक वैल्यू क्या है? जीरो है बेटा, ध्यान रखना। और सरफेस में जो वैल्यू है वो आई थिंक ये मान लो ES की वैल्यू KQ अपॉन R स्क्वायर, और आउटसाइड में देखोगे तो KQ अपॉन R स्क्वायर, ये वाली कंडीशन अति परवलय ग्राफ बन जाएगा, ये कंडीशन आएगी आपके पास। E आउट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन। हाँ, नेक्स्ट जो बात कर रहा हूं, आवेशित कुचालक ठोस गोला बेटा, यहां खोखला गोला था, खोखला गोला चालक हो कुचालक हो चलेगा, ठोस चालक गोला है तो अभी यही कंडीशन रहेगी। पर यहां बात करें आवेशित कुचालक ठोस गोला, ठोस गोला मतलब ठोस गोला, ठोस गोला जनरली सवाल नहीं बनता, इस पे बोर्ड पे सवाल नहीं पूछा जाता है, फिर भी इसके फॉर्मूले जो है आप लोगों को याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके फॉर्मूले और इसके फॉर्मूले सेम है बेटा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे देखें, अगर E आउट की बात करूं तो सेम फॉर्मूला है KQ अपॉन R स्क्वायर। सरफेस की बात करूं तो वो भी सेम फॉर्मूला है KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, कोई चेंज नहीं है। और अगर E इन की बात करता हूं बेटा तो E इन के अंदर चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर E इन की वैल्यू जीरो थी। क्यों थी? चालक के भीतर या खोखले के अंदर आवेश नहीं है, जबकि ये कैसा है? कुचालक भी और साथ में ठोस है, तो इसका जो आवेश होगा वो संपूर्ण आयतन में होता है, संपूर्ण आयतन में होता है। जब आवेश है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो यहां पर इसकी वैल्यू होती है KQ स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब। तो ज्यादा टिपिकल नहीं है, कंपेयर करके करोगे तो इजी वे से याद हो जाएगा। KQ अपॉन R स्क्वायर होता ही है, एक स्मॉल r से मल्टीप्लाई कर लो, कैपिटल R से डिवाइड कर लो, तो KQ R अपॉन R क्यूब। ये ग्राफ अगर देखें, स्मॉल r E स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R,
सरफेस की वैल्यू जो है वो एक कांस्टेंट पॉइंट है। इनसाइड में देखें, इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल आर है तो स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन। और आउटसाइड द स्फीयर देखें तो वही ई आउट आर स्क्वायर की व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये वाला ग्राफ प्लॉट होगा ये। तो ये ई इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, ई आउट की बात करूं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। ये इस टाइप से इसका जो ग्राफ होगा वो प्लॉट किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया गोलीय कोष और ये हो गया कुचालक ठोस गोला। दोनों के फॉर्मूले फर्स्ट और सेकंड बराबर है। अंदर वाला जो फॉर्मूले है वो थोड़े से डिफरेंट है, तो उसको आप याद कर सकते हो। इसकी वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू के क्यू स्मॉल आर अपन कैपिटल आर। आवेशित चालक पट्टिका, आवेशित चालक पट्टिका का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ई इज इक्वल टू आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही आवेशित कुचालक पट्टिका का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है बेटा वो बनता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों ही फॉर्मूले में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, फॉर्मूला अप्रॉक्स सेम है। वहां पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है या सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। परत में 2 एप्सिलॉन नॉट आता है और उसमें ग्राफ दोनों के सेम है आर एंड ई। तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर की पावर 0, आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसके लिए भी यही ग्राफ बनेगा, इसके लिए भी सेम ग्राफ बनेगा। तो यहां पर ये बता दूं ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो समरूप वैद्युत क्षेत्र है। दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करें, डिस्टेंस के साथ वेरी नहीं करते हैं बेटा। हुआ क्लियर? चलें आगे। तो नेक्स्ट, तो यहां मैंने इस एप्लीकेशंस के अंदर बेटा जो बात की, पहले बात की मैंने अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आया 2k लैम्डा अपॉन आर। फिर मैंने बात किया आवेशित गोलीय कोष, गोलीय कोष में ध्यान रखना अगर ठोस चालक गोला लेता है तो अभी वही बात होगी। ठीक है, तो इसके लिए आउटर के लिए जो वैल्यू आती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो बिंदु आवेश के कारण भी है। सरफेस पे के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और ई इन की बात करें, अंदर की तरफ की बात करें तो वो वैल्यू होती है 0। ये जब कुचालक की बात करेंगे आवेशित कुचालक गोला, तो सतह और बाहर तो मान वही रहेगा, जबकि अंदर की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, और चालक पट्टिका, आवेशित चालक पट्टिका की बात करता हूं तो आवेश सरफेस पे रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा ध्यान रखिए, पूछा जाएगा 1 नंबर में, समरूप वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है चालक पट्टिका या कुचालक परत, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है, कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट। या कुचालक परत में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके क्लियर? चलें आगे। ओके बेटा, कहने सर अब इसके डेरिवेशंस, नो डाउट बेटा डेरिवेशन भी आपको बताएंगे, जरूर बताएंगे। तो नेक्स्ट, तो बेटा जो नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो क्या है? द्विआवेश निकाय है बेटा। क्या है? द्विआवेश निकाय। तो ये क्या है? दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी पर हो बेटा, परस्पर अल्प दूरी पर हो तो इस बने द्विआवेश निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण की बात की जाए बेटा तो द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान होता है इस द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के तुल्य होता है। और डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं P से, P की वैल्यू होगी Q इंटू 2A। ये अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, ये एक सदिश भौतिक राशि है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सदिश भौतिक राशि है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है बेटा वो -Q से +Q की ओर, -Q से +Q की ओर। यूनिट की बात करें कूलम इंटू मीटर, ये सिंपल यूनिट है, एक यूनिट होती है प्रैक्टिकल यूनिट डी बाई। डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है वो होती है डी बाई, और एक डी बाई की वैल्यू बेटा वो भी बताता हूं लोगों को, 1 डी बाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलम इंटू मीटर। तो सिंपल सा क्वेश्चन जो आएगा 3 नंबर का, उसमें पहला जो मार्क्स होगा वो इसका होगा,
द्विध्रुव एवं द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। द्विध्रुव एवं द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। तो उस परिभाषा के अंदर बेटा ये डायग्राम और ये फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा पूछा जाएगा इसके साथ में द्विध्रुव की अक्ष पर या निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान। क्योंकि बल आघूर्ण जो है पिछली बार पूछा जा चुका है बेटा, 22 के अंदर पूछा जा चुका है, इसलिए इस बार रिपीट नहीं होगा। तो अक्ष या निरक्ष पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाएगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू।